So now we're going to start our next topic, that is cell theory. Okay, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि सेल के बेसिक हिस्ट्री क्या थी, सेल एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई हुआ, किसने क्या क्या काम किया, और उसके बाद किस तरह से सेल को कंसेप्चुअली स्ट्रक्चरली रॉबर्ट हुक ने बताया, और साथ ही साथ उसके बाद किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, राइट। अब वो सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफाई करते जा रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक और अदर पर्सन्स मिलके और नए माइक्रोस्कोप भी बनाते जा रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बहुत सारे अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप्स बन रहे थे, जिसकी मदद से और भी छोटे छोटे यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, स्टैब्लिश किया जा रहा था, और उन सभी पैरामीटर के बेसिस पे पैरेलली एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसे आज भी हम किस चीज के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। हम आज की डेट में सेल्स के लिए जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, कोई भी अचीवमेंट है, किसी भी तरह का कोई नया आइडेंटिफिकेशन या कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो हम उसको इसी सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी। सेल थ्योरी एक्चुअली किसने की थी, स्क्लीडन एंड शॉन। बेसिकली दो पार्ट में हुई थी। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि आप तीनों साइंटिस्ट के नाम एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज स्क्लीडन, शॉन एंड वर्च्यू, राइट। बट नाउ यू नीड टू कम इन डिटेल्स। सो एग्जैक्टली सेल थ्योरी का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आया था वो 4 लोगों की मदद से आया था। बेसिकली 4 पर्सन्स थे। सेम स्क्लीडन, शॉन तो थे ही, रुडोल्फ वर्च्यू भी थे, बट फोर्थ वन इज हैकले। हैकले वाज अ पर्सन हु गिव्स अ मिरेकल बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो हम उस पे जाएंगे, उसके पहले अपन समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सेल थ्योरी क्या थी। सेल थ्योरी हमने डिस्कस किया कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेल की डिटेल्स को उसके एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। तो कॉन्सेप्ट आता है, उसका फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे सेल थ्योरी में। अगर आपको सेल थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, आपको अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, स्कूल लेवल पे भी आता है, या हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो सेल थ्योरी के अंदर आपको ये इतने पॉइंट्स कंप्लीट पढ़ने हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। यू हैव टू लिसन ऑल द पॉइंट्स completely properly, and then in homework you need to write their explanation in your own words. Okay, so just listen each and every points carefully. Fine. Okay, so first topic comes in, the first one is formulation of cell theory. Formulation यानी फॉर्मूला, आखिर ऐसा क्या फॉर्मूला था जिससे सेल थ्योरी बनी थी। ओके, तो उस फॉर्मूले का स्टार्टिंग किसने किया था स्क्लीडन ने और शॉन ने। कैसे, स्क्लीडन ने क्या किया था, उनका ये मानना था, पहले जो वो थॉट प्रोसेस रखते थे, जब टिश्यू आइडेंटिफाई, टिश्यू का कॉन्सेप्ट आया था कि प्लांट टिश्यू जैसा कुछ होता है, टिश्यूज जैसे कुछ होते हैं, तब उन्होंने प्लांट्स में स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप के टिश्यूज को स्टडी किया, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बताया कि हाँ भाई ये फैक्ट है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, स्पेसिफिकली मैं प्लांट की स्टडी कर रहा हूँ, तो प्लांट भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि सेल है, उससे मिलके बना है, और वही सेल्स बहुत सारे सेल्स को बना के अपने साथ कंपाइल करते हैं और टिश्यू के फॉर्म में रहते हैं, और अलग अलग प्लांट टिश्यू प्लांट के अलग अलग ऑर्गन को डेवलप करते हैं। सो ये पहला अचीवमेंट था, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था सेल थ्योरी का। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये कब हुआ, 1838 में। ओके, ईयर्स आपको हमेशा याद रखने हैं, साइंटिस्ट के नाम और उनका काम याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जब अपने आते हैं, तब हमें एटलीस्ट 5 to 6% क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड और हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट स्क्लीडन, तो इन द ईयर ऑफ 1838 he did a particular job on plant tissues only, and on the basis of his job, whatever pattern of study he observed and he conduct, the same job was done by Schwann, but what he did, he worked on animals, in animal tissues. So Schliden worked on plants and Schwann worked on animals. So he identified different type of animal tissues in so many different एग्जाम्पल बेस्ड एनिमल्स। उन्होंने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग एनिमल्स को देखा, तब उन्होंने एनिमल टिश्यूज को आइडेंटिफाई किया। और इन दोनों की स्टडी को देखो आप, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही साल का डिफरेंस है, 1838 एंड 1839। विद इन 1 ईयर इन दोनों की थर्ड स्टडीज को कंपाइल किया गया,
और फिर सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो इन दोनों स्टडीज में दो ही चीजें आ पा रही थी। क्या आ रही थी? एक आ रहा था कि हाँ भाई, दैट इज प्रूवन दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म those are composed of cell. They are conducting metabolic activities which helps to grow and development. Okay, and further form tissues and organ system. दो पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहे थे। लेकिन अब इसमें एक और बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ, जो हुआ थोड़े ज्यादा टाइम बाद, जिसको हम बोलेंगे 1855। 1855 में रुडोल्फ वर्शू बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने ये कहा कि भाई ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये सेल थ्योरी तब कंप्लीट हो पाएगी जब आप इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझें। उन्होंने ये बताया कि कोई सा भी सेल हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल हो, वो क्या होता है? डिवाइड होता है। वो हर बार अपना एक नया सेल बनाता है, और जब कोई एक सेल अपने नए सेल को फॉर्म करता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो एक न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो जो न्यू जनरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है उसकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए कौन? रुडोल्फ वर्शू, जिसमें रिप्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सो दिस वाज अ न्यू अचीवमेंट। एंड अगेन आफ्टर 10 years, in the year of 1866, the main important role was played by Haeckel. He gives the concept of nucleus based genetic material. उन्होंने कहा, क्योंकि उधर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस आइडेंटिफाई कर दिया था, और उसी की स्टडीज को पैरेलली लेके इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो न्यूक्लियस है, सेल जो डिवाइड होता है, जो वर्च्यू बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सेल डिवाइड होता है किसके कारण? न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ एक विस्कस जेली लाइक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जिनकी मदद से वो सेल डिवाइड होते हैं। सो ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर एक बेसिक फॉर्मूला बना किसका? सेल थ्योरी का। दिस इज द फॉर्मूला। और इस कॉन्सेप्ट को किसको? कि हर एक न्यू जनरेशन ऑफ सेल डेवलप्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसे बोला गया थ्योरी ऑफ सेल लाइन एज। क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ सेल लाइन एज। ये कॉन्सेप्ट भी रुडोल्फ वर्शू ने ही दिया था। उन्होंने ये कहा कि चूंकि हर सेल पिछले एक पेरेंटल सेल से कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, सो देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट कम्स इन न्यू बेसिकली लाइफ एज अ थ्योरी ऑफ सेल लाइन एज। एक लाइन में कंटिन्यूअस एज वाइज सेल ग्रो कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने वहां पे प्रूवन किया था। सो दिस इज द व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल थ्योरी। आपको भी जब 4 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जाएगा, यू नीड टू एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, सो यू हैव टू राइट इन दैट वे ओनली। फर्स्ट यू हैव टू राइट an introduction in which you have to write about Schleiden and so on, and then write down the topic, that is formation of a cell theory. उनके नाम लिखिए और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। Now next point comes to the fundamental features of cell theory. Now what are the fundamental features? What do you mean by fundament? बहुत सुनते हैं ना, हमारे फाउंडर्स डे होता है, हमारे फंडामेंट्स ऐसे हैं, उसने ऐसा कहा था, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था। सो व्हाट आर बेसिकली फंडामेंट? फंडामेंट्स आर द बेसिक, यू कैन से प्रिंसिपल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच हम on the basis of those concepts we can identify, we can analyze and discover the new things. ओके तो जो कुछ भी रिसर्च प्रेजेंटेबल होती है, लाइव देखी जा सकती है, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें जो होती हैं उनको बेस बना के किसी नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना कहलाता है फंडामेंट्स। ओके सो नाउ व्हाट इज दिस? द सेकंड पॉइंट इज फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के फंडामेंटल फीचर्स क्या थे? 4 तो हम फटाफट बोल सकते हैं। कौन कौन से? टोटल कितने थे? 6 फीचर्स थे, ठीक है। मैं 6 फीचर्स आपको बोल रही हूँ। 6 नंबर ऑफ फंडामेंटल फीचर्स आर देयर एंड यू नीड टू राइट and explain all those things. If you are not able to understand, then pause and rewind my video, listen carefully and note down. Number 1, all cells, all living organisms are made up of cells. So cell is the basic structural and functional unit of a life. Second, all the cells get fused together to form different type of tissues. Okay. Third, these on the basis of different tissues, a particular living organism is organized properly. 4, each and every new offspring, new generation is formed by their pre-existing cells, means parental cells.
5. Each and every cell is organized on the basis of membrane bound structures. It means हर एक सेल में कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है जिसे बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल फर्दर स्टडीज में. सो ये उनका 5th पॉइंट था. एंड 6th वन इज each and every type of cells is composed of a jelly like structure, which it's a viscous jelly like matrix you can say, which was known as protoplasm. So these are the basic 6 fundamental points which are responsible to understand cell theory. Okay, now it's clear. So 6 points are completed. Next we come out exceptions of cell theory. Again this is very important. Why so? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. क्योंकि क्या कहा गया, प्रॉब्लम क्या आई, ये फंडामेंटल बता दिए गए, बेसिक पॉइंट बता दिए गए. ये जो फंडामेंटल पॉइंट बताए इसी के बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने लगे. जैसे एंटोनी वॉन लियोनॉर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु सी एक्वेटिक माइक्रोब्स, है ना, एक्वेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरियाज को वो स्टडी कर रहे थे. और ये जो 6 फंडामेंटल पॉइंट बताए थे वो भी उनके अंदर उनको स्टडी करते ही थे. पैरेलली बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट थे जो कहीं प्लांट्स पे, कुछ अलग अलग एनिमल्स पे, डिफरेंट स्पीशीज पे स्टडी कर रहे थे. राइट, तो वो इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंट्स को ध्यान में रख के कर रहे थे. जब ये स्टडी चल रही थी तब यहाँ पर सेल थ्योरी थोड़ी सी डगमगाई इन द सेंस कि सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे बिकॉज रिसर्च इज गोइंग ऑन. तो वो कौन से पॉइंट थे जिन पे ये सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, दैट कम्स इन एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी. बोर्ड में भी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है. इवन एमसीक्यूज इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ट्रिकी बनते हैं. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी concept properly, then only you can crack the answers. Okay, especially in MCQs. आप जब ये कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझेंगे तो MCQ के लॉजिक को समझ के सही आंसर टिक कर पाएंगे, अदरवाइज -1 हो जाएगा भाई. ठीक है, चलिए तो हम अभी देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या थे. सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो वो था जो आज बहुत ज्यादा डिमांड में है, दैट इज, yes, if somebody is guessing then it is virus. Okay, virus was the first exception. Number 2, bacteria. Okay, number 3, unicellular या protozoa, or you can say unicellular organisms. Okay, and next one goes for, another one is RBC cells, protoplasmic structure. 1 2 3 4 5. Okay, so these 5 points are the exceptions of cell theory. Now how, क्या था, जब स्टडी चल रही थी, ढूंढा जा रहा था, तो उसमें जब वायरस आइडेंटिफाई हुआ, सो दिस वाज अ बिगेस्ट पॉइंट कि वायरस कैसे, वायरस का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की जा रही थी वो हमारे इस सेल थ्योरी के 6 फंडामेंट में से मैच ही नहीं कर पा रही थी. रीजन, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वायरस का, एग्जैक्ट इशू क्या है, वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग. कैन यू मैन? यस, all viruses are non-living and living both. Is something changed? Yes. Because why so? Because viruses generally when they are present in atmosphere they are in inactive form. Okay, what viruses are in inactive form. Like अगर वायरस अभी इस बोर्ड पे है ना, या फिर वुड के ऊपर है, कहीं अलमीरा पे है, इस कैमरे पे है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे अगर वायरस स्टिक है वहां पे, तो वो एक इनएक्टिव फॉर्म में है. वो अलाइव यानी कि एक्टिव तब तक नहीं हो सकता जब तक वो किसी अलाइव होस्ट सेल में ना जाए. नाउ व्हाट इज होस्ट सेल? यार अब आप इतने बड़े हो गए हो, आप होस्ट सेल समझ सकते हो, आपने 10th भी क्रॉस कर लिया, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू. होस्ट सेल यानी लिविंग बॉडी, जैसे मैं हूं, है ना, या ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, अलाइव बॉडीज हैं. तो इनके सेल क्या है, अलाइव सेल्स. और हम क्या हो गए, होस्ट सेल हो गए उस वायरस के लिए. होस्ट यानी कौन होता है, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट. तो होस्ट मतलब जहां पर सब कुछ मिलता हो, न्यूट्रिशन मिलता हो, अलाइव सेल हो. तो वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एनवायरमेंट में जब फ्री फॉर्म में रहता है तो फिर वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है. इनएक्टिव यानी वो
रेप्लिकेट नहीं कर सकता, है ना, वो अपने नए नंबर ऑफ डिवीजन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वो कब कर सकता है ऐसा, जब वो वायरस किसी भी अलाइव होस्ट बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जाके वो एक्टिव हो रहा है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रो कर रहा है। अब जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर वायरस में एक्चुअली क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज ईदर आरएनए और ईदर डीएनए। अभी तक बहुत सारे ऐसे वायरस आइडेंटिफाई हुए जिनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए ही मिला, ठीक है, डीएनए नहीं था। बट बहुत सारे ये कहा जाए कि म्यूटेंट बेस या वेरिएशन के कारण, आपने 10th में म्यूटेशन वेरिएशन दोनों पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे ये टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो अगर नहीं भी याद हो तो एक बार रिवाइज करिएगा। सो म्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत सारे ऐसे वायरसेस आइडेंटिफाई हो रहे थे जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था या फिर डीएनए भी था और वो किसी की बॉडी में एंटर होने के बाद ही अलाइव थे। तो ये प्रॉपर्टी वाला जो वायरस हुआ उसका हमारे 6 फंडामेंटल पॉइंट में से कोई लेना देना ही नहीं था, राइट, कोई चीज मैच नहीं कर रही थी उसकी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक, इसको सेल थ्योरी में काउंट नहीं किया गया। 2 कारण थे, क्योंकि अच्छा एक चीज और थी, वायरस की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, वायरस बेसिकली 2 तरह से काम करते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये याद रखिएगा, आगे भी चैप्टर में अभी ये पॉइंट आएगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये वायरस भी एक तरह से आरएनए के ही टाइप्स होते हैं। वो जब अपन डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगी, पर अभी यहाँ समझ लीजिए, एक होते हैं नॉन सैटेलाइट और एक होते हैं सैटेलाइट। एक कैटेगरी दी गई है सैटेलाइट एंड नॉन सैटेलाइट वायरसेस की। मतलब सैटेलाइट समझते हो, सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के ऊपर होते हैं ना, हमारे सारे सिग्नल्स ट्रैवल कराते हैं। तो सैटेलाइट यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे वो सैटेलाइट नहीं है, यहाँ मीनिंग है सोर्स। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसी भी होस्ट सेल में जो है वो डायरेक्ट चले जाते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में किसी भी सोर्स से वो डायरेक्टली आ रहा है ना। अगर वो कहीं वुड पे है या किसी टेबल पे मेरा हाथ लग गया, अब वो मैंने नोज में यूज कर लिया, आईज में यूज कर लिया, तो मेरे बॉडी के अंदर चला गया है और डायरेक्ट ग्रो करने लगा। तो ऐसे वायरसेस को बोलते हैं नॉन सैटेलाइट वायरस, ओके। लेकिन कुछ वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट आ भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, वो एक्टिव ही नहीं होंगे, उनको कोई बेस चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे मलेरिया, मलेरिया एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइटिंग से होती है, राइट, हम सब ये जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी वायरस बेस्ड डिसीज है। बेसिकली ये मलेरिया कॉजिंग वायरस जो होता है वो सबसे पहले एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जाता है, उसकी बॉडी के आरबीसी सेल में ग्रो होता है और फिर जब वो हमें बाइट करती है तो वो इन्फेक्टेड उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे सेल में आते हैं एज अ पैरासाइट्स, और फिर वो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करना शुरू करते हैं एंड देन पेशेंट कैन गेट मलेरिया। सो सच काइंड ऑफ वायरसेस दोज नीड अ प्लेटफॉर्म, वो जो डायरेक्टली कवर अप नहीं हो सकते, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट वायरसेस, ठीक है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एनवायरमेंट कंडीशन में वो एक्टिव फॉर्म में होंगे या अलाइव होंगे, ओके। सो ये अलाइव कब होंगे, जैसे ही वो किसी लिविंग सेल में या लिविंग होस्ट सेल में एंटर करेंगे और ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वायरस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस फॉर सेल थ्योरी। नाउ सेकंड वन इज बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया कैसे, हमने क्या कहा, हमारे जो पर्टिकुलर 6 फंडामेंटल पॉइंट्स थे, उन 6 फंडामेंटल पॉइंट में बैक्टीरिया कुछ पॉइंट्स को तो मैच कर ही रहा था, पर फिर भी हमने उसको सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन क्या था, बैक्टीरिया बहुत टाइप के हैं, जैसे वायरस बहुत सारे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग टाइप के हैं, उनके साइज, शेप, अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। हमने 10th स्टैंडर्ड में, इवन 9th स्टैंडर्ड अगर याद हो तो आपने बैसिलस, कोकाई शेप, रॉड शेप स्ट्रक्चर, स्प्रिंगल शेप स्ट्रक्चर्स, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स याद है, कुछ डायग्राम याद है, ये कोकाई शेप्ड हुआ, ये रॉड शेप्ड हुआ, स्प्रिंकल शेप हुआ, कॉमा शेप्ड हुआ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मेरे शिखर के बच्चों को याद होगा, हमने प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट किए हैं, हमने इनकी स्लाइड्स बना के देखी हैं, तो उनको ये चीज याद होनी चाहिए। तो एंड दोज आर नॉट राइट नाउ न्यूली ज्वाइन टू शिखर, डोंट वरी, व्हेन दिस लॉकडाउन गेट ओवर हम स्टार्ट करेंगे और सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करेंगे, तब मैं आपको वहां पे लाइव जरूर दिखाऊंगी। मेरा मानना है बायोलॉजी सिर्फ
थ्योरी पढ़ के नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल किए बिना बायोलॉजी समझी नहीं जा सकती और उसमें मजा भी नहीं आता. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ऐड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स इन आवर इंस्टीट्यूट. ओके, सो दोज आर ज्वाइनिंग अस, मोस्ट वेलकम. वी विल डू, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस लॉकडाउन. ओके, सो दैट कम बैक. तो बैक्टीरिया जैसे अलग अलग होते हैं ना, तो हर एक बैक्टीरिया की अपनी प्रॉपर्टी होती है. कुछ में सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी में सेल वॉल होती है. सेल वॉल के भी टाइप्स अलग अलग होते हैं. किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी में नहीं है. बैक्टीरिया में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डेवलप नहीं होता. फिर वो डिवाइड जब करते हैं तो वो टिश्यूज के फॉर्म में नहीं रहते. ये भी आप वेरी कर रहा है ना. हमारे सेल थ्योरी के फंडामेंटल पॉइंट्स में से हमने क्या पढ़ा, हमने फंडामेंटल पॉइंट्स कैसे बने, हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू को स्टडी करके और उसके बेसिस पे हमने सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट बता दिए. लेकिन हमने माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर वेराइटी को, स्पीशीज को वन साइडेड ही कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं रख पाए. इसीलिए बैक्टीरिया जैसे जैसे अलग अलग आइडेंटिफाई होते गए और उनके जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनका नेचर था, जो उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया आप ले लो, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है. लैक्टोबैसिलस को आप देख लो, यीस्ट बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, कितने सारे ऐसे न्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेली नए नए माइक्रोजम को मिल ही रहे हैं अभी भी. तो उन सब की जो स्टडी थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनके सेल के स्ट्रक्चर की, वो स्टडी हमारे 6 फंडामेंटल पॉइंट्स के साथ मैच नहीं कर रही थी. इसीलिए बैक्टीरिया को भी इससे अलग रखा गया. थर्ड वन कम्स टू प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर. मैंने यूनिसेलुलर भी इसीलिए लिखा बिकॉज सी, प्रोटोजोआ की बात करें या फिर हम एल्गी की बात करें, अब यहाँ डिफरेंस आ जाता है. एल्गी क्या है, एल्गी इटसेल्फ अ सिंगल सेल है ना, यूनिसेल्युलर है वो. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, एल्गी अपने सारे सेल्स को मर्ज करके रखती है ना, आपस में वो जुड़े हुए होते हैं. पर जुड़े होते हैं इसका मतलब ये नहीं है जैसे ये एक एल्गी है और इसका सेल है, ये एक एल्गी का सेल है, तो ये दोनों एल्गी सेल एक दूसरे से स्टिक तो रहेंगे ऐसे, लेकिन कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेंगे. यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मेरे पास एटीपी थोड़े कम है, तुम तुम्हारे दे दो, या मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए, तुम मुझे दे दो. ऐसा हम नहीं कहते. हमारे बगल वाले आंटी को बोलेंगे चीनी खत्म हो गई है, या फिर कोई आंटी का बोलेंगे दूध खत्म हो गया, तो हम कैसे एक्सचेंज करते हैं. ऐसा ये लोग नहीं करते. एल्गी की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, आपस में अपनी वॉल से चिपक के रहते हैं, बट कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते. और उनके आपस में स्टिक होने के रहने के कारण वो हमें लार्ज स्केल पे अलाइव नेकेड आई से दिखते हैं, वो हमें विजिबल है. एल्गी इज द वन ऑफ द यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. ओके, ये उसकी स्पेशलिटी है. सो दैट्स व्हाई आई यूज अ वर्ड दैट इज यूनिसेल्युलर, बट स्टिल देयर इज एन इशू. Algae also don't have the developed nucleus, but they have property or to do photosynthesis also. And parallelly we talk about other aquatic microorganisms like protozoa and other ones. So they don't have developed nucleus and they have their own features. अगर आपको 9th स्टैंडर्ड याद हो अपना, तब भी हमने प्रोटोजोआ वगैरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. अगर आपको नहीं याद हो तो आप मेरे 9th के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है. मैं हमेशा जूनियर क्लासेस से बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते आती हूँ, ताकि 11th में आके एकदम से ऐसा नहीं होता है ना. और कोई बात नहीं, अगर हमारा 9th 10th निकल भी गया है तो 11th शुरू हुआ है, अभी भी मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है. सो ऐसे ही प्रोटोजोआ और अदर लिविंग सेल्स जो थे नए यूनिसेल्युलर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे 6 फंडामेंटल पॉइंट से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी सेल थ्योरी में काउंट नहीं किया गया. नेक्स्ट कम टू आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कैसे था, अपने शॉन्स भाई सब जो थे वो तो बढ़िया एनिमल टिश्यूज पे काम कर रहे थे. तो एनिमल टिश्यू पे अगर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनिमल्स की बॉडी के हर सेल को भी वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, राइट. तो उन्होंने भी उसी टाइम पे वहां पे फर्दर उनकी रिसर्च के बेस पे और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने आरबीसी सेल को आइडेंटिफाई किया. तो ये एक नई प्रॉपर्टी पता चली कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एक प्रॉपर्टी है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे सेल को कैरी करते हैं जिनके फीचर्स डिफरेंट है. जैसे आरबीसी सेल का फीचर क्या है, प्लीज यार ये आंसर आना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं मैं बताती हूँ. आरबीसी सेल जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता. नंबर 2, उनकी लाइफ टाइम क्या होती है, सिर्फ 120 डेज की होती है. सो बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम है. नंबर 3, दे नेवर डिवाइड, यू नो,
आरबीसी सेल्स डिवाइड नहीं होते। यानी सेल थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट था, दैट ईच एंड एवरी सेल इज एग्जिस्ट और डेवलप फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हट ही गया, वो फंडामेंटल पॉइंट तो यहाँ पे आया ही नहीं। सो इसीलिए आरबीसी सेल्स को भी सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से एक्सपेक्टेशन पे रखा गया। नेक्स्ट कम टू प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर सेल होता है तो वो सेल का उसका अपना स्ट्रक्चर है। और इवन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी हमने पढ़ा है सेल का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा है ना। तो सेल के स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर को, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। सो उसी साइटोप्लाज्म को स्टार्टिंग में जब आइडेंटिफाई किया गया, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया, प्रोटोप्लाज्म किसने बताया था? प्लीज, मैंने भी आप लोगों को डिस्कस किया है पहले, दैट इज पर्किंजी, राइट। पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। सो प्लीज याद रखिए इन सब चीजों को। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स में अलग अलग दिख रहा था, ये सिमेट्रिकल नहीं था। बहुत सारे ऐसे सेल थे जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ही नहीं था, बहुत सारे ऐसे सेल थे जिनमें था पर उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा था। कुछ ऐसे सेल्स थे जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होते हुए भी ऐसी क्वांटिटी में था, तो उससे उस पर्टिकुलर स्पीशीज की, उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते थे। सो इसीलिए ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बेसिस पे आइडेंटिफाइड न्यू सेल्स को और न्यू स्पीशीज को भी हमने सेल थ्योरी से एक्सपेंशन में रखा, उसको एग्जिस्ट नहीं किया, उनको सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में काउंट नहीं किया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये पांचों चीजें यहाँ आती है ना। अब फिर से सेल थ्योरी पे अगला काम शुरू हुआ। अरे भाई, अब इतनी सारी चीजें हो गई, ये कॉन्सेप्ट आया, फिर इतने सारे सेल्स आइडेंटिफाई होने लगे, सब लोग अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, नई नई चीजें ढूंढ रहे थे, तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो आना चाहिए था ना। कहीं तो सिमेट्री कब तक ऐसे काम करेंगे कि भाई उन्होंने 6 पॉइंट दे दिए हैं, उसी को मानो, और उसमें जो आ रहा है उसको सेल में काउंट करो, और जो नहीं आ रहा है उसको सेल थ्योरी में काउंट मत करो। तो जिनको काउंट नहीं कर पा रहे वो सब कहाँ जाएंगे? उनको कोई तो बेस मिलना चाहिए ना, उनको किस में काउंट करें, उसे किस कैटेगरी में रखें, उसको कैसे एनालाइज करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठ गया था। इसीलिए यहाँ तक जितनी भी रिसर्च हुई थी, उस पूरी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए फर्दर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल, विच वॉज बेसिकली नोन बाय मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या आया? मॉडर्न सेल थ्योरी, जो एक सेल प्रिंसिपल बनाया गया, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी सेल मॉडर्न सेल थ्योरी को आज की डेट में भी हम फॉलो करते हैं। और इवन जो भी नई रिसर्च होती है, कुछ अगर कोई नया फीचर या नया कोई पॉइंट, नया कैरेक्टरिस्टिक या नया मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, नए मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई नया पैरामीटर, कोई नई स्पीशीज अगर हमें मिली है, तो उसको स्टडी करके हम आज की डेट में भी मॉडर्न सेल थ्योरी में ही काउंट करते हैं। ठीक है, और तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी? मॉडर्न सेल थ्योरी एक बहुत अच्छी चीज थी। इसमें टोटल 12 से 14 पॉइंट आए, जिसमें 6 पॉइंट तो वही थे जो पुराने सेल थ्योरी के थे, वो क्लियर है आपको। और नए पॉइंट क्या थे वो मैं बताती हूँ। न्यू पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट था, either a living organism is a unicellular or a multicellular, it comes in cell theory। ठीक है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, वो सेल थ्योरी में ही काउंट होगा। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी आगे फर्दर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स आइडेंटिफाई हुए, जो कोई प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है ना, ये सारे प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रोबियल सेल, ऐसे अलग अलग सेल्स हुए। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड अरेंजमेंट, या ये कहे जाए साइज, शेप एंड अरेंजमेंट के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को एक अलग क्लास में काउंट करके सेल थ्योरी में ही काउंट करेंगे। नंबर 3, अलग अलग सेल्स का सेल डिविजन प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर सेल डिवीजन, सेल साइकिल काउंट किया गया। एक कॉन्सेप्ट आया कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव देयर ओन सेल साइकिल सिस्टम। वो हर सेल अपनी स्पीड में अपने टाइप ऑफ सेल डिवीजन के पैटर्न पर डिवाइड हो सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे भी तो वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट सेल्स हैव द डिफरेंट न्यूट्रिशनल लेवल।
है ना, कि हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक न्यूट्रिशनल लेवल होगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स, ईच एंड एवरी सेल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वर्ड बहुत बाद में यूज हुआ, क्योंकि तब तक मेंडल कॉन्सेप्ट दे चुके थे। आप 10th में याद होगा मेंडल का हमने लॉ पढ़े हैं, राइट। तो वही मेंडल आ चुके थे और मेंडल अपना जेनेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे चुके थे, प्रूवन नहीं था, मेंडल की थ्योरी को बाद में प्रूव किया गया। सो वो जेनेटिक वर्ड जो आता है ना, वो वहां टर्मिनोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, तो उसी को यहाँ पे यूज किया गया और कहा गया ईच एंड एवरी सेल्स दोज हैव ईदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दे आल्सो कम्स इन सेल थ्योरी, ठीक है। यानी उनका डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आरएनए क्या है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आरएनए जेनेटिक मटेरियल अधिकतर किस में होता है वायरस में, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है सब में। हमारी बॉडी में जो हमारा आरएनए होता है, यानी एनिमल्स और प्लांट का जो नेचुरल आरएनए होता है उनके न्यूक्लियस में, वो उनको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो कोई वायरस नहीं है। लेकिन जो वायरस की बॉडी में आरएनए होता है दैट इज हार्मफुल, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन एबनॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस म्यूटेंट बेस्ड, जो हमारी बॉडी के लिए या कोई भी होस्ट सेल के लिए हार्मफुल होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, कोरोना की प्रॉपर्टी क्या है, कोरोना वायरस का जो आरएनए है वो हमारे सेल के आरएनए फॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, आरएनए फॉर्मिंग इन द सेंस सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स, राइट। तो वो अपने आरएनए को, राइबोसोम क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं ना, प्रोटीन के कोड कैरी करते हैं, उसी कोड को फॉर्म करके वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और रिस्पेक्टिव प्रोटीन बन के बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना वायरस जो आ रहा है वो हमारे सेल में एंटर होने के बाद जो नॉर्मल प्रोटीन की राइबोसोम की चेन बननी चाहिए उसको रिप्लेस करके वो अपने आरएनए कोड के प्रोटीन चेन का इंसर्शन करा रहा है, और उसके कारण इन्फेक्टेड इन अनवांटेड प्रोटीन कोड्स बन रहे हैं और वो आरएनए का काउंट बढ़ रहा है। उसके कारण ये कोविड-19 बैक्टीरिया वायरस जो है वो एक्सिस क्वांटिटी में ग्रो होके सेल में ब्लास्ट हो रहा है और सेल से पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रहा है और हार्मफुल चीजें आ रही है रिस्पेक्टिव, आप जानते हैं आज क्या सिचुएशन है, राइट। और अभी हम लोग सक्सेसफुली, आज की ही न्यूज है, इवन नॉट इन इंडिया अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे आर जस्ट not claiming but yes almost they have identified their codes। जो इस कोविड-19 वायरस के आरएनए का जो कोडिंग है इंटरनल, वो कोडिंग कैसे होती है वो अब आप आगे पढ़ेंगे, 11 में ही आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में सिखाऊंगी कोडिंग कैसे होती है। तो उस कोडिंग को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सो नाउ वी मे गेट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स फॉर मेडिसिन एंड एवरीथिंग। सी इट्स अनदर टॉपिक, कम बैक टू द टॉपिक, थोड़ा बोर ना हो इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें अलग से बताने लगती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मेरे बच्चे बोर हो, थोड़ा हटके बात होनी चाहिए ना, तो एंजॉय करते हैं। देखो इंटरेक्टिव क्लास सेशन जब चलता है, सारे बच्चे लाइव होते हैं तो अलग ही मजा आता है, ठीक है। अभी ऐसे कैमरे को देख के, कैमरे को बच्चा समझ के फिर बताना बोलना, इट्स अ टास्क, सो आई एम गिविंग यू डिफरेंट पॉइंट्स आल्सो। ओके, सो नाउ कम बैक, मॉडर्न सेल थ्योरी इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए अब अपना आता है सेकंड पॉइंट। हाँ, सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट जो नए जितने पॉइंट्स हैं इन सबको ऐड करके बन गया कौन, मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट बना। Now comes to another one. Next point is cells are self-contained or autonomous body. मॉडर्न थ्योरी में ही एक और पॉइंट ऐड हुआ कि जो भी सेल है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में खुद एक वो लिविंग बॉडी है। कैसे ऐसा हो सकता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे वो एक सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सबका जो एक सिंगल सेल है बहुत माइन्यूट साइज का, जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते, वो सेल खुद अपने आप में बॉडी है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी उसके अपने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, या ये कहा जाए दे हैव देयर लेबर्स, है ना, उसके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स या सेल पार्ट्स जो है वो मिलके उस एक पर्टिकुलर सेल को बनाते हैं, इसीलिए वो किस में काउंट होता है, ऑटोनोमस में। इन्हें उसके पास उसका अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर्स, देन क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइट,
क्या आते हैं, थाइलाकॉइड्स, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है ना उस पर्टिकुलर सेल के, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके एक इंडिविजुअल सेल बॉडी बनाते हैं और वो सेल बॉडी खुद काम करती है। वो सेल अपने सारे सेल ऑर्गेनल पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और खुद काम करता है और क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। सो एक इंडिविजुअल सेल इंटरनली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करके प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का काम करता है। एक फूड, और वो एनर्जी कैसे बना पाता है, वो सेल फूड के थ्रू न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है, राइट। हम जो खाना खाते हैं, इस चीज को समझिए, ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को प्रूवन किया गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड कंज्यूम करता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, मैं अपने एग्जांपल लेके बताती हूँ। आप और मैं जब खाना खाते हैं तो हमारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। 10th में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो हमको सबको याद है, ठीक। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि भूल जाए, याद रखना है, डॉक्टर बनना है तो हर चीज याद रखना है, ओके। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड कंप्लीट डाइजेस्ट करने के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, उस ब्लड कैपिलरीज के साथ ये अटैच्ड है। ये आप 12th में पढ़ोगे, ये टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी करके पूरा यूनिट है 12th में, जिसमें पूरा मैकेनिज्म आएगा आपको कि कौन कैसे क्या एंजाइम सीक्रेट होता है, कैसे पोर्स ओपन होते हैं, कौन सा प्रेशर लगता है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, वो 12th में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि वो ब्लड कैपिलरीज में से जो फूड जो न्यूट्रिएंट है, यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स याद होना चाहिए, पता है ना, फिर भी बताती हूँ, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल बेस न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और मैक्रो मीन्स लिटिल बिट large size molecules like carbohydrate, proteins, fats या भी complex compounds, तो वो मैक्रो में आते हैं, राइट। तो ऐसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और ब्लड ट्रैवल करके सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर देता है, राइट, छोड़ देता है, पहुंचा देता है। अब जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिएंट आते हैं, उसे एब्जॉर्ब करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया भी सब नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपलर में कन्वर्ट हो चुका है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल सिंथेसिस करेगा। ये अभी 11th में ही है, आपको जब हम उस टॉपिक पे आएंगे चैप्टर पे तब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो वो क्रेब्स साइकिल सिंथेसिस कंप्लीट होगी और वहां पर एटीपी एडीपी एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे, और उसी एनर्जी को वो इंडिविजुअल सेल भी कंज्यूम करेगा और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी रिलीज करेगा। वहीं जो प्रोटीन्स होंगे वो प्रोटीन्स राइबोसोम्स कंज्यूम करेंगे और उनमें से अमीनो एसिड कोड्स, नाइट्रोजनस बेस कंपोनेंट निकाल के रिस्पेक्टिव प्रोटीन कोड्स को बनाएंगे, राइट। तो इस तरह से फैट जो है, लिपिड है, ये अलग अलग चीजें हमारी बॉडी में कंज्यूम होंगी और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट भी उसका बनता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया कि वो जो अकेला सेल है वो अकेला ही एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अकेले ही अपने सारे काम कर सकता है और न्यू जनरेशन फॉर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट काम टू, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो ऑटोनॉमस कैरेक्टरिस्टिक बोली गई उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया सेलुलर ऑटोनॉमी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ऑटोनॉमी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बोला गया कि जो सिंगल सेल है वो उसके पास भले ही कम सोर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं, कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी वो इंडिविजुअली अपना सारा फंक्शन कंप्लीट करता है, और मल्टी सेलुलर्स के पास में तो वैसे ही बहुत सारे हैं, तो वो उस हिसाब से वो काम कंडक्ट करते हैं, जैसे मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया। यानी क्रेब्स साइकिल हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, क्रेब्स साइकिल के थ्रू एटीपी एटीपी का सिंथेसिस होना, ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। डन जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेलुलर लाइफ। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट था, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ एक बैरिकेड बताया गया, यहाँ ये बताया गया कि हाँ बिल्कुल सही है, एक सेल अपने आप में एक ऑटोनोमस सेल है, ये बात प्रूवन है, लेकिन वो काम कैसे करता है। अगर वो ऑटोनोमस सेल है तो वो अपना काम फंक्शन कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर वो जो फंक्शन कंडक्ट कर रहा है तो कुछ तो वेरिएशन होते होंगे, तब वहां पर सेल के सेल ऑर्गेनल्स जो आइडेंटिफाई हुए थे अलग अलग, जिनके नाम मैंने आपको भी बताए, उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स,
ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड में कौन आया, न्यूक्लियस आया, राइट। अब सेल का स्ट्रक्चर याद है, अभी मैं आगे सेल स्ट्रक्चर फिर से पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी 9th और 10th का तो याद है ना। सेल न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका न्यूक्लियस जो होता है उसका न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर कौन है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसकी मेम्ब्रेन बाउंड डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, राइट। देन आया सेल वॉल, सेल वॉल ऑलरेडी itself a membrane bound structure, ठीक। तो ऐसे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे जिनकी अपनी सेल में उनकी इंडिविजुअल मेम्ब्रेन थी, नॉट सेल मेम्ब्रेन, इट्स अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है उस सेल को उस सेल के सेल ऑर्गेनल के इंटरनल मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए, और सेल अपने साइटोप्लाज्म से बॉडी उसके अनदर सेल में या बॉडी के अदर ऑर्गेनल पार्ट्स में जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा पा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहा गया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो और इसी को कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी सब अपने अपने कंपार्टमेंट में रहते हैं, हर एक ने अपनी अपनी बाउंड्री बना रखी है, ये मेरा घर, मैं इतनी जगह, जैसे होता है ना अभी कैसे आप अगर फ्लैट में भी रहते हो तो गेट बंद हो गया, ये मेरा घर है, ठीक है, उसका गेट बंद हुआ, वो उसका घर है, बाहर वाला पैसेज है, रोड पे आ जाओ तो सामने वाली सोसाइटी को क्या बोलोगे, ओ उसकी सोसाइटी, ये मेरी सोसाइटी। अब वो फ्लैट नहीं आया, अब वो पूरी बिल्डिंग आपकी हो गई है ना, कि ये मेरी सोसाइटी है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। तो ऐसे सेल के ऑर्गेनल पार्ट्स को भी इंडिविजुअली कंपार्टमेंट पैटर्न पे डेवलप किया गया है और उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो अब सोचो जल्दी से, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, जल्दी, फास्ट, अभी तक तो आ जाना चाहिए, अभी बिन नाम बोला था यार, क्या, कोई बात नहीं, चलो, राइबोसोम्स, राइट। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर्स, वो डायरेक्ट प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर्स हैं। कंप्लीट ईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो ऊपर रहते हैं वो क्या है, राइबोसोम्स कंप्लीटली प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होती है। अभी जब शिखर ओपन हो जाएगा तो फिर अपन चैप्टर कंप्लीशन के बाद अपन इसके ऑडियो वीडियो विजुअल राउंड भी लेते हैं, अपन उसके सारे पीपीटीज देखेंगे ना, तो मैं इनके सबके स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी तुमको, प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और लाइव में सारे स्ट्रक्चर्स और वीडियोस भी दिखाऊंगी, तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। शिखर में हम तीनों तरीके से पढ़ते हैं, हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग भी करते हैं, थ्योरी बुक भी पढ़ते हैं, हम ऑडियो वीडियो राउंड से भी करते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी करते हैं ना। आई एम श्योर ये सारी चीजें कोई नहीं कराता सिवाय शिखर के, ठीक है। चलिए आते हैं, आपके और भी फ्रेंड्स हो तो उन्हें भी बताना। चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इस मॉडर्न सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट है, दैट कम्स टू सेल एंड अ ओपन डायनामिक सिस्टम। सेल एक ओपन डायनामिक सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट बोला गया, इसको प्रूव करने की बात कहेगी कि भाई वो एक डायनामिक सिस्टम है। कैसे, क्यों, क्योंकि वो अकेला सेल अपने बहुत सारे काम कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, अपना फूड सोर्स, वो अपने फूड को कंज्यूम कर रहा है, अगर वो यूनिसेलुलर तो भी एनवायरनमेंट में से, जैसे अमीबा एनवायरनमेंट से अपना फूड एनगल्फ करता है कि नहीं करता है कि नहीं। प्रोटोप्लाज्म की बात कर, प्रोटोजोआ की बात कर लो, बैक्टीरिया की बात कर लो, है ना, या हमारी बॉडी के सेल्स की बात कर लो, तो वो जो ब्लड कैपिलरी में न्यूट्रिएंट प्लाज्मा के अंदर जो दौड़ रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना है, ये सबको पता है, राइट। तो ब्लड प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट है इनको एब्जॉर्ब करके अपना फूड सोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसको फूड के का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, राइट। जब एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फूड न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो ऑक्सीडेट होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स से और सिंपलर फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पे भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फिर उसके बेसिस पे दूसरे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट को कंज्यूम करके वो अपना एनर्जी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज एटीपी एंड एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा यहाँ एक पॉइंट और बताती हूँ, याद रखना, हर एक क्रेब्स साइकिल में, यूकैरियोट्स में, हमारी बॉडी में एक क्रेब्स साइकिल में, इंडिविजुअल वन साइकिल में अप्रोक्स 28 एटीपीज डेवलप होते हैं। और वहीं यीस्ट की बात करो तो उसकी एक क्रेब्स साइकिल जो होगी, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल होगी, सिंथेसिस ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वाली, उसमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। तो ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी मॉलिक्यूल उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं
इस तरह से जब अपन इसको स्टडी करते हैं यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स को, एक बार आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ओके, सो आई विश आप लोगों ने नोट डाउन किया हो। हम डिस्कस कर रहे थे सेल एज एन ओपन डायनामिक सिस्टम, राइट? यस, इट इज अ डायनामिक सिस्टम। वाई सो? जो मैं आपको बता रही थी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी भी पैरामीटर कंडीशन में, एसेप्टिक या नॉन एसेप्टिक कंडीशन में भी एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट सोर्स होने चाहिए, जो उनको फूड चाहिए, जो एयर चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन में माइक्रो मिनरल्स की बात करें अपन, अगर हम जैसे बोलें कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कई पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कॉपर चाहिए, सल्फेट चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स होते हैं, इनको एनवायरनमेंट से वो सेल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करता है एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जो मैं आपको समझा रही थी कि एक मल्टी सेल्यूलर में से हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर क्रेब्स साइकिल लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है, और यूनिसेल्यूलर में स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट कि उन्हें कितना चाहिए और कब कब चाहिए, उसके बेसिस पे वो खुद ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको फर्दर डिग्रेड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी की मदद से उसका एनर्जी बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला गया डायनेमिक नेचर ऑफ ओपन सिस्टम फॉर अ सेल। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे और फर्दर रिसर्च होती गई, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हुई, वो जो आज भी हो रही है, और फ्यूचर में आप जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और अच्छे से करेंगे, जैसे मैं भी करती हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ वुमेन साइंटिस्ट, तो मेरे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हुए हैं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग इन कोरोना, जस्ट थिंकिंग ऑन इट, इज आई एम नॉट डिक्लेयर एनीथिंग एंड जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट। इट्स माई रिक्वेस्ट, आप सब 11 के बच्चे हैं, बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं मेरे, आप लोग कुछ मत करिए, अभी फ्री फॉर्म में है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, जैसे भी फ्री होते हो अगर तो गूगल करो बेटा। गूगल पे एक NCBI एक वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर सकते हैं, अभी उन्होंने एक फ्री ओपन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, वहां पे आपको कोरोना से रिलेटेड जितनी भी रीसेंट रिसर्च हो रही है ना, उनके बारे में पता चलेगा। जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उन आर्टिकल्स को पढ़ो, उनको समझो, और हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और कोई तुम नया ट्रीटमेंट ढूंढ लो। तो ऐसी चीजें भी करो, कुछ क्रिएटिव हो तो मेरे साथ भी शेयर करो, मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगी, ठीक है। चल, तो अब इसी तरह से ये ओपन डायनामिक नेचर होने के बेसिस पे जो अलग अलग रिसर्च लोग कर रहे थे, फाइनली अलग अलग रिसर्च पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने एक दो कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट किए, और यहाँ पर सेल थ्योरी का कंप्लीशन होता है। सेल थ्योरी ने फाइनली सेल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स which comes in मोनेरा, 9th क्लास डाइवर्सिटी चैप्टर, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ये सब याद है ना, वो आ गया फिर से यहाँ पे, ठीक है। तो वो फर्स्ट चैप्टर में अपने 11th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, वो बहुत खतरनाक है ना, उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से पढ़ता है बना था, तो अभी तो और डिटेल में है, इसीलिए मैं उससे कभी स्टार्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ और बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। जब आप सेल को समझ पाएंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे, कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझ पाएंगे, तो जाके डाइवर्सिटी का अरेंजमेंट समझ पाओगे, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। दोस कम्स विद प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमेलिया। सो यहाँ जाकर के आपका सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। ये सारे पॉइंट्स, सारे डिटेल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, आपका ये होमवर्क है कि अब आप इस सबको नोट डाउन करेंगे। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन जो है अपने वर्ड्स में लिखेंगे। आप NCERT बुक्स को भी फॉलो करेंगे, उनको स्टडी कीजिए, प्रॉपरली सारे नोट्स बनाइए। एंड नंबर इज 9099968685। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। उस नंबर पे आपको अपने डाउट एक पेपर पे लिखना है, फोटो क्लिक करना है और व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो हम आपके डाउट सेशंस आपको क्लियर करेंगे। सेकंड वन, आप इसका ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है ये कंप्लीट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे, राइट, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ से मेन चीजें शुरू होती है। अब ये वर्ड्स तो आपके लिए बहुत हैबिचुअल है, राइट? आपने सुना है कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, हमने तो इस बारे में पढ़ा है, अब हमें इसमें और क्या पढ़ना है? तो अब आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है। हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैसे ये सिंगल सेल है और इनके बहुत कम सेल ऑर्गेनल्स हैं, और अब हमें उन सारे सेल ऑर्गेनल्स की कंपोजिशंस पढ़नी है। आपको मैं प्रोकैरियोटिक सेल के कंप्लीट कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन, साइटोप्लाज्मिक जोन में जो जो अदर ऑर्गेनल्स हैं उनके फीचर्स, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी, और वही चीज़ आपको पढ़नी होती है, ठीक है? तो हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 11th में हम 9th और 10th का ही सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हम नीट जैसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। मेरे नीट के बच्चों का एक ही टारगेट होना चाहिए, अगर 720 मार्क्स का पेपर है, 90 MCQs बायोलॉजी के हैं, सो 90 में से गंदी सिचुएशन में भी 80 MCQs सही होने चाहिए। कितने? 80। अगर आपने 80 MCQs राइट कर दिए तो आपने आधी जंग तो यूं ही जीत ली है। अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपने अगर 20 MCQs ही सही किए ना 45 में से, तो भी हमारी बहुत अच्छी रेटिंग मार्क्स की आएगी, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, एंड वी कैन गेट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। और चूंकि मेरे बैच के ये 25 बच्चे हैं, तो नाक का सवाल है बॉस, हमको नीट क्रैक करना ही है, ओके? उसके लिए इस तरह से हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और हर चीज को याद रखना पड़ेगा, ओके? सो नाउ दिस इज योर टुडेज होमवर्क। यू नीड टू रिवाइज माय starting onwards all the points, all these points you need to pen down all those things. I'm damn sure जब तुम्हें लिखने बैठोगे ना मेरा पूरा समझ के, पूरे लेक्चर का तो कम से कम 20 to 25 पेजेस हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखने में। तो हर पॉइंट को ध्यान से सुनो, मेरा वीडियो बार बार रिपीट करके सुनो, और फिर उसको लिखो और फटाफट होमवर्क भेजो, ओके? मिलते हैं जल्दी प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। थैंक यू, बाय।